आज हम लोग चर्चा करेंगे नागरिकता पर, सिटीजनशिप पर। सिटीजनशिप क्या है? नागरिक हम किसको कहते हैं? नागरिक हम उसको कहते हैं, किसी देश में रहने वाले उस नागरिक को हम लोग नागरिक कहते हैं, उस निवासी को नागरिक कहते हैं। किसी देश में रहने वाले उस निवासी को नागरिक कहते हैं जो उस देश के प्रति निष्ठा रखता है, जो उस देश का स्थायी निवासी हो, जो वहां के उस देश की सरकार और कानून के द्वारा दिए गए अधिकारों का उपभोग करता हो। राष्ट्रीय झंडे, संविधान, राष्ट्रीय संस्थान इत्यादि के प्रति जो इज्जत और आदर का भाव रखता हो, उसे नागरिक कहा जाता है। देश के प्रति कुछ कर्तव्यों को पूरा करता हो, उसे नागरिक कहा जाता है। इसी से बना है नागरिकता। आज से अगर आप शताब्दियों पहले चलेंगे, उस समय नागरिकता का प्रचलन नहीं हुआ करता था। बहुत साल पहले दरअसल इतना फास्टिडियस डिमार्केशन ही नहीं था देशों का। जैसे भारत को ही ले लीजिए उदाहरण के तौर पर, तो भारत एक उपमहाद्वीप था, जम्बू द्वीप था, भारतवर्ष था, भारतीय उपमहाद्वीप था। अखिल राष्ट्र या अखिल भारत या अखिल संघ जैसी चीज इतिहास में बहुत कम रही। इसकी शुरुआत चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, प्रयास किया था और काफी सफल प्रयास किया था। मौर्य वंश ने पूरे भारत को बांधने का प्रयास किया। उसके बाद, उसके पतन के बाद गुप्त वंश ने भी यह प्रयास किया। गुप्त वंश का, गुप्तों का शासन उतना लंबा चौड़ा तो नहीं था, फिर भी काफी हद तक कह सकते हैं कि उसने भी एक साम्राज्य बनाने का, संपूर्ण भारतवर्ष को एक झंडे के नीचे लाने का प्रयास किया। और उसके बाद यही काम सुल्तानों ने किया। दिल्ली सल्तनत काल में भी यही हुआ, चाहे वह गुलाम वंश हो या वह खिलजी वंश हो। प्रयास उन लोगों ने भी किया कि संपूर्ण भारत की बागडोर दिल्ली में बैठी हुई हुकूमत के हाथों में हो, आगरा में बैठी हुई हुकूमत के हाथों में हो। और उसके बाद यह प्रयास मुगलों ने किया। मुगल वंश भी काफी हद तक पूरे भारत को एक सूत्र में बांधने में सफल रहा। और उसके बाद अंग्रेज। लेकिन जब हमारा देश आजाद हो गया 1947 में, तब संपूर्ण भारत एक हो गया और बात नागरिकता पर आ गई। अगर आप देखेंगे आजादी के पहले का भारत, तो भारत में सैकड़ों की संख्या में देसी रियासत हुआ करते थे, देसी राजा हुआ करते थे, और सबों के अपने अपने राज्य हुआ करते थे। सभी राजाओं के अपने अपने राज्य हुआ करते थे। और उस समय विदेश कहा जाता था पड़ोसी देश को। उदाहरण के लिए आप इसी इलाके को ले लें, रांची जिले को ही ले लें, इसमें आपको 4-5 राजा मिल जाते। तो नागरिकता का तो सवाल ही नहीं था। नागरिकता का सवाल तो तब होता जब संपूर्ण भारत एक होता। इसलिए आप कह सकते हैं कि भारत में नागरिकता शब्द की उत्पत्ति तब हुई जब हमारा देश आजाद हुआ। नागरिकता इसलिए आवश्यक हो गई कई कारणों से, ताकि प्रशासन और सरकार के द्वारा मुहैया कराए जाने वाले अधिकारों का सभी लोग उचित ढंग से उपभोग कर सकें। अगर नागरिकता का कंसेप्ट ना हो तो एक देश के निवासी दूसरे देश में आ जाएंगे, वहां के जनप्रतिनिधि बन सकेंगे, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, शासक, और आर्थिक संसाधनों के वितरण में तब अंतर करना मुश्किल हो जाएगा कि कौन देसी है, कौन विदेशी है, कौन अपना है, कौन पराया है। दूसरी बात, इस सामाजिक और राजनैतिक समता और न्याय की स्थापना के लिए भी नागरिकता की संकल्पना आवश्यक है। कई कारणों से नागरिकता, कैसे आप लोग क्लास में बैठे हैं तो आपकी एक आइडेंटिटी कार्ड है, आपने एडमिशन लिया है,
आपने शुल्क जमा किया है, अभी बाहरी लोग 10 लोग आ जाएंगे तो न तो वो ठीक से ध्यान देंगे, न यहाँ का नियम कायदा मानेंगे, न, समझ रहे हैं ना, क्योंकि वो बाहरी हैं। तो सरकारों में भी यही होता है कि निवासियों को कुछ अनुशासन का पालन करना पड़ता है, कर्तव्यों को पूरा करना पड़ता है, बदले में उन्हें कुछ अधिकार दिए जाते हैं। आमतौर पर जो लोग किसी देश में जन्म लेते हैं, आमतौर पर मैं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही एकमात्र तरीका है, जनरली जो लोग किसी देश में भूखंड में जन्म लेते हैं, पीढ़ियों से वहीं अधिवास करते आ रहे हों, निवास करते आ रहे हों, उन्हें आमतौर पर नागरिक की संज्ञा दी जाती है। जैसे किसी व्यक्ति के माता पिता या दादा दादी किसी भूखंड पर निवास कर रहे हों तो उस व्यक्ति को नागरिक बनने का अधिकार स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। तो यह बात हुई नागरिकता की। दूसरा कारण यह भी था नागरिकता की अवधारणा को विकसित करने के पीछे, दूसरा कारण यह था कि खासतौर पर भारत की अगर हम बात करें तो चूंकि भारत में भिन्न भिन्न प्रकार के भाषा भाषी के लोग निवास करते हैं, खान पान, पहनावा, बुढ़ावा, तीज त्योहार, लोक रीतियां और रीति रिवाज सब उनके अलग अलग हुआ करते हैं। ऐसी स्थिति में पूरे देश को एक सूत्र में बांधना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। दैट वाज एन आर्डुअस वर्क कि पूरे देश को किस सूत्र में हम बांधें। तो सबों को कहा गया कि तुम भारतीय हो, तुम भारत के नागरिक हो, भूल जाओ तमिलनाडु को और कर्नाटक को, भूल जाओ आप सिंध को और पंजाब को और मध्य प्रदेश और मणिपुर को, आप याद रखो कि हम भारत के निवासी हैं, भारत के नागरिक हैं। इससे एक यूनिटी का भी भाव आता है नागरिकता से। इसलिए आपने गौर किया होगा कि भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं किया गया है, भारत में इकहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है ताकि देश टूटे ना, विखंडित ना हो। यही मूलभूत कारण है। तो आइए आज हम लोग नागरिकता को औपचारिक तरीके से देखें कि नागरिकता आखिर क्या है, सिटीजनशिप क्या है। सबसे पहले पूरी दुनिया में एक एथेंस नामक शहर है। उस शहर एथेंस में सबसे पहले, एथेंस एक शहर है यूरोप में, और वहां एक बहुत बड़ा विचारक पैदा हुआ था जिसको राजनीति शास्त्र का जनक भी कहा जाता है। आपका हिस्ट्री और पॉलिटी एक में कॉम्बिनेशन रहेगा, मालूम है ना, पीजीटी टीजीटी में। ठीक है, नहीं सोच रहे होंगे हिस्ट्री के लिए एडमिशन लिए पॉलिटी क्यों पढ़ रहे हैं। कुछ कुछ सब्जेक्ट्स के साथ कॉम्बिनेशन बनाया गया, वो दोनों का एग्जाम आपको फेस करना होगा। हिस्ट्री का जोड़ा कौन बनाया गया है? पॉलिटी। तो हिस्ट्री के सर हैं दूसरे, हम पॉलिटी में आप लोगों के साथ हैं। क्लियर है? ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। मैं इसकी बारीकियों से आप लोगों को अवगत कराऊंगा। साथ में सपोर्ट के लिए नोट्स आपके पास है ही, मिल ही रहा है, मिल ही जाएगा। तो मेन है कि आप अवधारणाओं को समझें। अवधारणाएं समझ में आ जाती हैं तो बाद में जब आप इसका अध्ययन करेंगे तो बहुत आसान लगेगा, बहुत रुचिकर लगेगा। समझ रहे हैं? ऐसा तो संभव नहीं कि एक बार में पढ़ाया जाए क्लास में और सब कुछ याद हो जाए। सारी परिभाषाएं, सारी किताबों के नाम, डेट्स वगैरह याद रखे जाने संभव नहीं है। परंतु अगर अच्छे ढंग से किसी चीज को समझ लिया जाए, समझा दिया जाए, इससे कुछ फायदा जरूर होता है एक्स्ट्रा। इसलिए लोग कोचिंग वगैरह लिया करते हैं। तो बात हम नागरिकता की कर रहे थे। हम लोग पढ़ रहे हैं एक्चुअली राजनैतिक सिद्धांत। जो पहला जो पार्ट है आपका टीजीटी पीजीटी में, जो पहला सेगमेंट है 5 में से, वो है पॉलिटिकल थ्योरी, मतलब राजनैतिक सिद्धांत। उसमें स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार, व्यवहारवाद, आधुनिकतावाद, नारीवाद, लोकतंत्र, नागरिकता, समझ रहे हैं ना, आदर्शवाद, मार्क्सवाद, ये सब कुछ अवधारणाएं पढ़नी है आपको कि मार्क्सवाद क्या है, कौन था जनक इसका, वो क्या चाहता था, व्यवहारवाद क्या है, उत्तर व्यवहारवाद क्या है, नारीवाद क्या है, उत्तर नारीवाद क्या है, उग्र नारीवाद क्या है, कौन इसके जनक थे, कौन कौन सी मुख्य किताबें लिखी गई, इनका वर्तमान लोकतंत्र पर और राजनीतिक व्यवस्था पर, आर्थिक व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ रहा है।
इसलिए सिद्धांतों की जांच की जाती है पहले सेगमेंट। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं नागरिकता। मैंने आपको बताया कि नागरिकता क्यों आवश्यक है, क्यों इसकी अवधारणा विकसित की गई। तो इसके दो कारण हमने बताए। पहला कारण बताया कि अनुशासन के लिए जो देश का संसाधन है वो सीमित होता है। लोहा, कोयला, सोना, चांदी, पानी, मिट्टी, हवा, पहाड़, जंगल सब कुछ लिमिटेड होते हैं। तो जो अपने मेंबर्स होते हैं, देश के अपने नागरिक होते हैं, उन्हें उपलब्ध कराया जाता है। और जो विदेशी लोग होते हैं, ताकि वो लोग उसका अनुचित लाभ न उठावें, इसलिए नागरिकता एक प्रकार का पहचान पत्र भी है। उसी के द्वारा आपको अधिकार प्राप्त होते हैं। आप यहां चुनाव लड़ सकते हैं, शासक बन सकते हैं, एग्जीक्यूटिव में जा सकते हैं, घर बना सकते हैं, विवाह कर सकते हैं, जो भी आप चाहें, आवागमन कर सकते हैं, ठीक है ना, बाल बच्चे पैदा कर सकते हैं, पीढ़ियां बसा सकते हैं, परिवार बसा सकते हैं। नागरिकों को ही सिर्फ यह अधिकार है। दूसरा कारण है जो भारत के संबंध में ज्यादातर लागू होता है कि भारत विविधताओं का देश है। यहां इतनी विविधता है, इतना अलगाव है कि कोई एक सूत्र चाहिए था जो पूरे हिंदुस्तान को एक सूत्र में बांध सके, नहीं तो देश 100 टुकड़ों में बंट सकता था, जैसा कि अतीत में बटा हुआ था। बगल में ही 4 कोस दूर ही अगर लड़ाई हो रही है, कोई सिकंदर, कोई नादिर शाह, कोई अहमद शाह अब्दाली, कोई तैमूर लंग और कोई चंगेज खां आकर के आक्रमण करता था, तो खुश होता था पड़ोसी। दोनों भारत में है, जैसे एक उंगली को कोई काटे और दूसरी उंगली खुश हो रही हो, लेकिन वो नहीं जानते कि तकलीफ एक ही शरीर को हो रहा है। तो सिकंदर जब आता है, पोरस के साथ लड़ता है, तो धनानंद खुश हो रहा है या कोई और शासक खुश हो रहा होता। ऐसा नहीं था, वो लोग दुर्जेय थे, अजेय थे। लेकिन अगर पूरे भारत की बात होती तो उन शक्तियों को आसानी से पराजित किया जा सकता था। इसलिए भारतवर्ष का एक राष्ट्रीय राज्य की अवधारणा को विकसित करने के लिए, अखंड देश को विकसित करने के लिए नागरिकता जैसी अवधारणा का प्रतिपादन किया गया। और यह भारत में ही नहीं है, पूरी दुनिया में कहीं भी जाएंगे आप, भारत में रहें, रूस में रहें, इटली में रहें, फ्रांस में रहें, पूरी दुनिया में कहीं भी, तो आपको नागरिकता शब्द जो है वो मिलेगा। हर कंट्री के कुछ सिटीजन्स होते हैं। एवरी कंट्री हैज सम सिटीजन्स। लेकिन अगर हम लोग परीक्षा के दृष्टिकोण से सिद्धांत के रूप में नागरिकता की बात करें, तो सबसे पहले नागरिकता नामक दर्शन का, अवधारणा का प्रतिपादन अरस्तु नामक विद्वान ने किया था। अरस्तु के द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया था। एरिस्टोटल, आपने नाम सुना होगा, राजनीति विज्ञान का इसको जनक कहा जाता है। जैसे अर्थशास्त्र का जनक कहते हैं एडम स्मिथ को, इतिहास का जनक कहते हैं हेरोडोटस को, उसी प्रकार से राजनीति विज्ञान का जनक किसको कहते हैं? एरिस्टोटल को कहते हैं। उसी प्रकार से राजनीति विज्ञान का जनक हम लोग किसको कहते हैं? एरिस्टोटल को कहते हैं, अरस्तु को कहते हैं। उसी ने नागरिकता शब्द का प्रतिपादन सबसे पहले किया था। उसने कहा था कि राज्य के अंदर जितने भी लोग निवास करते हैं, उन सबों का प्रशासन में, उन सबों की प्रशासन में भागीदारी आवश्यक है। सक्रिय नागरिकता का मतलब यह हुआ, ऐसा नहीं कि कुछ प्रतिनिधि लोग, लोकतांत्रिक और जनतांत्रिक प्रतिनिधियों के माध्यम से कानून बना करके नागरिकों पर थोप दिया जाना अरस्तु को पसंद नहीं था। उसने कहा प्रत्येक व्यक्ति का, तो खैर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भी एक प्रकार से नागरिकता की सहभागिता को सुनिश्चित करता है। हम लोग ठीक है शासन नहीं चलाते हैं अपने से दिल्ली जाकर और विधानसभा में बैठकर, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों के ही प्रतिनिधि वहां बैठे हैं, हम ही लोगों ने चुना है उनको, वो मेरी ही आवाज बोल रहे हैं। भारत जैसे विशाल देश में संभव भी नहीं था। तो अरस्तु ने कहा कि सभी लोगों की प्रशासन में भागीदारी आवश्यक है। इसी को गणतंत्रवाद या सक्रिय नागरिकता का विचार भी कहा गया। और अरस्तु जो है यहां पर एक भेदभाव कर बैठा। अरस्तु कहता था कि दास और मालिक, शासित
और शासक, दो वर्ग होते हैं समाज में। वो कहता था कि दासों को वोट देने का अधिकार नहीं है, अपनी बात कहने का अधिकार नहीं है, राय शुमारी में उनकी सहभागिता निरर्थक है, क्योंकि दासों के पास बुद्धि कम होती है। पुराने जमाने की बात है, 500 ईसा पूर्व की बात है ये, 400 ईसा पूर्व की बात है ये। अंदाजा आप लगा सकते हैं उस समय इतना भी लोग सोच सके तो कम नहीं। जिसमें सीधा आदमी आदमी को मारता था, सभ्यता संस्कृति न के बराबर थी, युद्ध ही प्रिय खेल हुआ करता था। उस समय भी अगर कोई विचार करने बैठा तो सराहनीय है। जैसे भारतीय फिल्मों में दादा मुनि को आप देखते हैं, दादा मुनि ने एक फिल्म बनाई सत्य हरिश्चंद्र, निहायत ही साधारण मूवी जिसको कह सकते हैं, लगेगा नुक्कड़ नाटक देख रहे हैं। पुरुष ही उसमें बना था हीरोइन, उसी ने नकली बाल लगा लिए थे, लिपस्टिक लगा लिया था, मूछें हटवा ली थी और लग रहा था कि स्त्री है। उसी तरह से चाल ढाल, उसी प्रकार से सब उसका हाव भाव भंगिमा सब स्त्रियों वाली थी। बहुत साधारण फिल्म है, लेकिन दादा साहब फाल्के पुरस्कार उनके नाम पर दिया जाता है। क्यों? वैसी फिल्में अब कोई देखेगा भी नहीं। बात फिल्म की क्वालिटी की नहीं है, बात प्रारंभ की है। शुरू तो किया उन्होंने भारत में ना, प्रारंभ तो किया ना फिल्म बनाना, एक शुरुआत बीजारोपण तो उन्होंने किया ना, इसलिए उनको क्रेडिट दिया जाता है। इसलिए सुकरात, अरस्तु, प्लेटो, मैकियावेली, सिसरो, एक्विनास, होदा, ग्रीन, हॉब्स, लॉक, रूसो, ये सब इसलिए इतने समादृत माने जाते हैं। ठीक है ना, आप लोग उनसे बेहतर अभी सोच सकते हैं, लेकिन आप किस युग में रह रहे हैं इसका भी तो अंदाजा लगाइए। उस समय रोशनी नहीं थी, आवागमन का साधन नहीं था, किताबें नहीं थी, कागज तक नहीं छपता था। जिसमें अरस्तु हुआ था उसमें कागज तक नहीं छपता था, पेड़ों की पत्तियों में लोग लिखते थे, ताड़ पत्र में लिखते थे। कागज की छपाई चाइना में बहुत बाद में हुआ। तो उस समय लोग विचार करने बैठे लोकतंत्र पर, नागरिकता पर, संविधान पर, प्रशासन पर, नियम कानून पर। तो ये लोग जरूर महान लोग रहे होंगे, कारण ये। तो उसी ने कहा था कि दासों को नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए, उसको नागरिक नहीं माना जाता है। क्वेश्चन इस तरह पूछेगा कि कौन सा ऐसा प्राचीन विचारक था जो किसी राज्य में प्राचीन काल में प्रचलित दासों को, रहने वाले दास नामक निवासियों को नागरिक नहीं मानने का पक्ष लेता था। ऑप्शंस रहेंगे एक्विनास, मैकाइवर, अरस्तु, मार्क्स। आपका आंसर क्या होगा? अरस्तु। अरस्तु ऐसा कहता था। टी.एच. मार्शल नामक एक विद्वान हुआ, टी.एच. मार्शल नामक विद्वान हुआ, उसने एक किताब लिखी सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास। इसने नागरिकता को समुदाय की पूर्ण सदस्यता के रूप में चित्रित किया। इसने कहा कि नागरिकता क्या है? टी.एच. मार्शल ने कहा कि नागरिकता क्या है? तो इसने कहा कि नागरिकता है समुदाय में रहने वाले लोगों की, समुदाय की सदस्यता, वही नागरिकता है। जहां भी आप रहते हैं, जैसे आप क्लासरूम में हैं, यहां 20 लोग हैं, है ना, क्लासरूम में हैं आप लोग 20 लोग हैं, और इधर मान लीजिए 25 लोग हैं, तो जो भी हैं 20-25 लोग, इधर 20-25 लोग हैं। तो जो भी लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो यहां के सदस्य हुए, एक ग्रुप यहां बना। फिर आप धर्म नामक समुदाय या समूह के, धार्मिक समूह के सदस्य होते हैं। तो किसी भी प्रकार का समूह हो, चाहे वो क्रिकेट की टीम हो, धार्मिक समूह हो, चाहे वो शिक्षण समूह हो, या राजनीतिक समूह हो, या क्रांतिकारी दल हो, उस समूह का सदस्य अगर आप हैं तो वहां की नागरिकता आपको प्राप्त है। ये मार्शल ने कहा, नागरिकता को उस रूप में लिया उसने। मेरी बात समझ में? तो दो विचारकों का नाम हमने लिया, एक मार्शल और दूसरा अरस्तु। मार्क्स का नाम जानते होंगे आप लोग। मार्क्स जो समाजवाद का और साम्यवाद का सबसे बड़ा, समझिए कि पक्षकार था। साम्यवाद और समाजवाद अपनी आंधी में, विचारों की आंधी में, आधी से ज्यादा दुनिया, आधी से अधिक दुनिया को अपने चपेट में ले लिया था मार्क्स ने। ठीक है, 2:30 बजे थोड़ा हमको याद दिला दीजिए। ठीक है, तो मार्क्स जिसने आधी दुनिया को अपनी विचारों की आंधी में
चपेट में ले लिया था, जिसने साम्यवाद और समाजवाद की परिकल्पना की थी। और मार्क्स सिर्फ अर्थशास्त्री ही नहीं था, वो समाजशास्त्री भी था, वो राजनैतिक विचारक भी था, वो आध्यात्मिक विचारक भी था, वो नीति शास्त्री भी था, वो समाज सुधारक भी था। मार्क्स बहुआयामी प्रतिभा का एक वर्सेटाइल पर्सनालिटी हुआ करता था। आज भी मार्क्स को जितना हम लोग कृष्ण और राम को पूजते हैं, जितना मुसलमानों में मक्का और मदीना में मोहम्मद पैगंबर को सम्मान प्राप्त है, उतना ही मॉस्को में मार्क्स को इज्जत और बीजिंग में मार्क्स को उतनी इज्जत और आदर दिया जाता है। उनका वही पैगंबर है, वही उनका मसीहा माना जाता है। आप अंदाजा लगा सकते, जबकि वो नास्तिक था। तो मार्क्स ने कहा नागरिकता के बारे में, उसने किताब लिखी थी ऑन द जेविश क्वेश्चन, ज्यूज लोगों के बारे में उसने विचार दिया था प्रश्न पर। यहूदी और ज्यू के बीच बड़ा लड़ाई शुरू सदियों से चला आ रहा है, जीसस क्राइस्ट के समय से ही, है ना। तो यहूदियों ज्यूज के क्वेश्चंस पर उसने विचार दिया था, ऑन द क्वेश्चंस ऑफ द ज्यूज। उसने कहा यदि नागरिकता अधिकार से जुड़ा हुआ विचार है तो पूंजीवादी समाज में सर्वहारा नागरिक हो ही नहीं सकता, उसे कोई अधिकार प्राप्त हो ही नहीं सकता। मैं एक लाइन में मार्क्स की परिभाषा कर दूं, उसके बाद आगे बढ़ूं। मार्क्स ने सीधा कहा कि पूंजीवाद, मुक्त व्यापार, खुली प्रतिद्वंदिता, ये सब जहर है। ये बाजारवाद, विस्तारवाद, साम्राज्यवाद, पूंजीवाद, उपभोगवाद, खुली संस्कृति, खुला बाजार, उद्यमीवाद, ये सब जहर है, ये सब आत्मघाती है। जब तक पूंजीवाद रहेगा, बाजारवाद रहेगा, संसाधनों पर पूंजीपतियों का वर्चस्व रहेगा, तब तक समाज का शोषण होगा, गरीबों का शोषण होगा। तो पूंजीपतियों को जला दो, दफन कर दो, जमीन में दफन कर दो, मिटा दो उनके अस्तित्व को। पूंजीवाद से नफरत करता था मार्क्स। उसने कहा कि समाजवाद चाहिए, यानी देश के सभी पूरे संसाधन पर, जितना भी संसाधन देश का है, उस पर सरकार का कब्जा होना चाहिए, पूरे समाज का कब्जा होना चाहिए। सब मिल बैठ करके सब बनाएंगे, उत्पादन करेंगे और सब मिल बांट के खाएंगे, उपभोग करेंगे। किसी एक आदमी का नहीं होगा। जैसे रिलायंस फ्रेश, यहां बगल में रिलायंस फ्रेश है, वो एक अंबानी परिवार का है। मार्क्स की अवधारणा में जो उसका आदर्श था, वहां तक पहुंचने के लिए स्टेप्स बताए। बोला पहले समाजवाद लाओ, फिर साम्यवाद लाओ, और फिर उसके बाद एक आदर्श स्थिति तक पहुंचो। तो अंतिम स्टेज में वहां एक व्यक्ति का कोई भी सामान, ये जितना दुकान है, मकान है, ये सब किसी व्यक्ति का नहीं रहेगा, वो रहेगा देश का। आपको जरूरत है, मकान आपको मिल जाएगा। इलाज कराना है, जाकर के आप इलाज कराइए, सरकारी अस्पताल है। आपकी संपत्ति 1 रुपये भी नहीं होगी, 1 इंच जमीन आपकी नहीं। मार्क्स वहां तक ले जाना चाहता था, बहुत उसकी धूम मची। आज भी रूस और चीन में मार्क्सवाद, साम्यवाद, समाजवाद कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में, हालांकि सब पूंजीवाद की तरफ अब झुकते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो मार्क्स जो है वो कहता था कि जब तक पूंजीवाद रहेगा, नागरिकता धोखा है। क्योंकि पूंजीपति लोग देश को चलाएंगे, वही लोग मत देंगे, वही सरकार गिराएंगे, सरकार बनाएंगे, सरकार उनके लिए काम करेगी। और जो आम जनता है, मैंगो मैन है, कैटल क्लास है, उसको ना कोई अधिकार मिलेगा, दिखाने को अधिकार मिलेगा। जैसे कैसे प्रियंका गांधी ने कहा उत्तर प्रदेश में कि चावल की बोरी दिखा करके सरकार कहती है कि सरकार धोखा देना चाहती है जनता को। इंफ्रास्ट्रक्चर तो ये लगाएगी नहीं, इन्वेस्टमेंट तो करेगी नहीं, बस गैस और चावल ये बांटती है और पब्लिक को मूर्ख बनाती है। तो मार्क्स भी ऐसे ही कहता था कि पूंजीवाद में नागरिकता एक पूरा बकवास है। बस एक दिन जाएगा वोट देने और उसके बाद उसको कोई पूछेगा भी नहीं कि कौन है तुम, कहां से आया है। डू यू अंडरस्टैंड? मार्क्स हो गया। और उसने कहा कि नागरिकता केवल बुर्जुआ वर्ग को मिलती है। बुर्जुआ वर्ग कहते हैं एलिट क्लास को, एरिस्टोक्रेट्स को, जो धनाढ्य लोग होते हैं, कुलीन वर्ग होते हैं, भद्र लोग होते हैं, जमींदार लोग होते हैं, उनको कहा जाता है बुर्जुआ क्लास, बुर्जुआ वर्ग। सर्वहारा कहते हैं जो सब तरफ से हारा हुआ है। सर्वहारा वर्ग मतलब एकदम कमजोर है, न धन है, न समाज में प्रतिष्ठा है, न शरीर में ताकत है,
ना उसके पास 400 ओबीसी करने का दिमाग है। हर तरह से निरीह और एकदम निःशक्त आदमी को सर्वहारा वर्ग कहता था मार्क्स। तो उसने कहा कि पूंजीपति लोग ही, बुर्जुआ वर्ग ही केवल अधिकारों का और नागरिकता का उपभोग कर पाएंगे, इसलिए ये ठीक नहीं है। फिर आया नौ उदारवाद। उदारवाद किसको कहते हैं? उदारवाद कहते हैं पूंजीवाद का ही एक रूप है उदारवाद, जहां हर व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलती है, समानता मिलती है, न्याय मिलता है, उसको उदारवाद कहते हैं। उदारवाद के बाद आया नौ उदारवाद, न्यू लिबरलिज्म, और उसका एक बहुत बड़ा पक्षधर हुआ था सैमुअल स्माइल। उसने नागरिकता को क्या कहा? उसने कहा कि नागरिकों में गरिमा और आत्मसम्मान, नागरिकों में गरिमा और आत्मसम्मान का विकास करना पड़ेगा, न कि समुदाय की भलाई से जुड़ा हुआ विचार। अब सैमुअल ने कहा कि नागरिकता की बात करते हैं तो एक एक आदमी का विकास की, नागरिकता और लोकतंत्र एक साथ नहीं चलेंगे, नागरिकता और भीड़ तंत्र एक साथ नहीं चलेंगे, नागरिकता और समुदायवाद एक साथ नहीं चलेंगे, क्योंकि समूह में व्यक्ति का अधिकार गौण हो जाता है। लोग समूह को देखते हैं और समूह में लाभ उठा लेता है वो जो मजबूत होता है, अंतिम व्यक्ति फिर भी वंचित ही रह जाता है। जैसे मान लीजिए कि 1 किलो लड्डू हमने ले जाके रख दिया 10 लोगों के बीच, समूह में को हमने दे दिया, मुखिया को दे दिया। वो लड्डू हो सकता है कि मुखिया अकेले खा जाए, 10 को नहीं मिलेगा। तो यही सैमुअल कहता था कि अगर सच्ची नागरिकता की बात करते हैं तो एक एक व्यक्ति का अलग से उत्थान होना चाहिए, विकास होना चाहिए, समूह की बात आप मत करो। ये परिभाषा है, अलग अलग एंगल से लोगों ने विचार दिए हैं। हर चैप्टर में आपको 2-4 परिभाषाएं पढ़नी पड़ेंगी ताकि कंसेप्ट क्लियर हो। मार्क्स ने क्या कहा समझ गया आप लोग? मार्क्स ने क्या कहा था? मार्क्स ने क्या कहा था बताइए? चलिए आप लोग बताइए तो, जो लोग ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, मार्क्स ने क्या कहा नागरिकता के संबंध? मार्क्स ने कहा कि जब तक पूंजीपति लोग रहेंगे, पूंजीवाद रहेगा, तब तक बुर्जुआ वर्ग के हाथ में ही नागरिकता सिमटी रहेगी। वही लोग वास्तविक नागरिक होंगे। बाकी लोग जो सर्वहारा वर्ग के लोग हैं, कमजोर लोग हैं, दलित शोषित लोग हैं, वो लोग कभी भी नागरिक जैसा महसूस ही नहीं कर पाएंगे कि हम भी इस देश के नागरिक हैं, मार्क्स ने कहा। इसलिए सबसे पहले पूंजीवाद का खात्मा करो, क्रांति करो, बगावत करो, आंदोलन करो, उखाड़ फेंको पूंजीवाद को। किसने कहा? मार्क्स ने कहा। मेरी आवाज सब तक पहुंच रही है? विवेक राज, गीता कुमारी, सुनीता, रूबी, सिराज, संजय, आलोक, नीतू, मेरी आवाज आप लोग तक पहुंच रही है? हाँ या ना में जवाब दीजिए जल्दी से, ताकि हम आगे बढ़े निश्चिंत होकर के। कनेक्टेड हो आप लोग कि नहीं हो, कि सो रहे हो? चैट में जाना। ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम बात करेंगे अब समुदायवादी नागरिकता के संबंध में क्या सोचते हैं। समुदायवादी मतलब ऐसे विचारक, ऐसे नेता जो ये कहते हैं कि समुदाय इंपॉर्टेंट है, व्यक्ति नहीं। समूह इंपॉर्टेंट है, व्यक्ति नहीं। समूह रहेगा तभी व्यक्ति का जन्म होगा, तभी उसका लालन पालन होगा, तभी उसका विकास होगा। समूह मजबूत होगा तो व्यक्ति भी मजबूत होगा। व्यक्तिवादी कहता है कि व्यक्ति मजबूत होगा तो समूह मजबूत होगा। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि राष्ट्र अगर बचेगा तो देशवासी भी बचेंगे, राष्ट्र अगर नष्ट हो जाएगा तो देशवासी भी नष्ट हो जाएंगे। गांधी ने कहा उल्टा, गांधी ने कहा कि व्यक्ति अगर बचेंगे, विवेकवान होंगे, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलेंगे,
तो वो राष्ट्र भी खुद ब खुद मजबूत होगा और ताकतवर होगा। तो गांधी को एक अर्थ में आप व्यक्तिवादी कह सकते हैं और नेहरू को आप एक राष्ट्रवादी कह सकते हैं। हालांकि ये उदाहरण दे रहा हूं, कृपया आप लोग इसे अन्यथा नहीं लेंगे, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रवादी थे। मैं समझाने के लिए आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं यहां पर। यू अंडरस्टैंड, मेरी बात आप लोग समझ रहे हैं? तो समुदायवादी उसको कहते हैं जो समूह पर, समुदाय पर, ग्रुप पर जोर देता है, व्यक्ति पर नहीं। तो उसमें एक व्यक्ति आया चार्ल्स टेलर, उसने नागरिकता को कैसे परिभाषित किया? कहा नागरिकता अगर अधिकारों के विचार से संबंधित है, नागरिकता को आप अधिकार के लिए नागरिक नागरिक कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति स्कूल जाता है, आजकल स्कूल में खाना मिलता है दोपहर में, तो अगर कोई माँ बाप अपने बच्चे को भोजन के लिए भेजते हैं स्कूल, की सरकारी स्कूल है वहां पर उसको खाना मिलेगा, उसी प्रकार से नागरिक नागरिक आप कर रहे हैं अधिकारों के मद्देनजर कि उस प्रकार से हमको अधिकार मिलेगा। तो अगर इससे संबंधित है तो फिर समुदाय के सदस्य के रूप में प्राप्ति से कर सकते हैं आप, ऐसे अधिकार आपको मिलने वाला नहीं है। यानी समूह में लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, संगठित होंगे, मजबूत और ताकतवर कौम बनाएंगे तो अधिकार आपको ज्यादा मिलेगा। एक एक रूप से आएंगे आपको अधिकार नहीं मिलेगा। चाहे जिस जाति, जिस धर्म, जिस वर्ग, जिस लिंग, जिस क्षेत्र, जिस वर्ण, जिस वर्ग से भी आप संबंधित हो, समूह आपके लिए आवश्यक है। जैसे भीमराव अंबेडकर ने कहा कि संगठित हो, संघर्ष, शिक्षा प्राप्त करो और संघर्ष करो। दलितों से उन्होंने कहा कि सबसे पहले संगठित हो जाओ, अकेले अकेले मत रहो, नहीं तो ये लोग मारते पीटते रहेंगे। सबसे पहले जितने भी दलित हो, शोषित हो, सब संगठित हो जाओ। नंबर 1, खराब चीजें खाना में मत खाओ, मरी हुई मांस, जानवरों का मांस मत खाओ, नहाओ धोवो, साफ सुथरा रहो, धुले हुए वस्त्र पहनो, प्रतिदिन स्नान करो, शिक्षा प्राप्त करो और संघर्ष करो। और उसके बाद भी संघर्ष में अगर तुम्हारी जान चली जाए, कुछ लोगों को प्राणों की आहुति देनी पड़े, तो बलिदान समझकर दे देना। आगे आने वाली पीढ़ियां तभी अपने अधिकार को प्राप्त कर पाएंगी। ऐसा अंबेडकर ने कहा, यानी वह भी समूहवादी थे, तभी तो उन्होंने संगठन बनाना चाहा ना, इसलिए उन्होंने 2-3 संगठन भी बनाए थे दलितों के। तो वही कह रहा है समुदायवादी कि अगर आप अधिकार चाहते हैं तो समूह से ही अधिकार आपको मिलेगा, अदरवाइज आपको अधिकार नहीं मिलेगा। और सामुदायिक मूल्यों को संरक्षित करना और संस्कृति को बनाए रखना नागरिकता का मूल उद्देश्य होता है। जो हमारा सांस्कृतिक मूल्य है, रीति रिवाज है, लोकाचार है, लोक परंपरा है ना, वो सब जो है नागरिकता के माध्यम से संरक्षित रहेगा। और नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कि कौन जर्मन है और कौन फ्रांसीसी है, कौन यूरोपियन है और कौन एंग्लो इंडियन है, पता ही नहीं चलेगा। भारतीय होने का कुछ मतलब होता है, यूरोपियन होने का मतलब कुछ होता है। खान पान, पहनावा ओढ़ावा, बोल चाल, तौर तरीका, हर चीज में एक रंग ढंग होता है। तो एक प्रकार के नागरिक एक प्रकार की संस्कृति के अभिव्यक्ति करेंगे, चाहे वो कहीं भी रहें। भारतीय नागरिक अगर कहीं भी हैं तो भारतीय तरीके से और भारतीय संस्कृति को परिलक्षित करेंगे। ऐसा ही इसने ये लोग कहते हैं बहुलवादी। और बहुलवादी क्या कहते हैं? तो बहुलवादी ये भी कहते हैं कि लोकतांत्रिक राज्यों में, जहां लोकतंत्र है, जनतंत्र है, गणतंत्र है, जैसे भारत, जैसे अमेरिका, लोकतांत्रिक राज्यों में उदारवादियों की नागरिकता के सार्वभौमिक विचार को अस्वीकृत कर दिया गया है और ये सभी नागरिकों को एक समान अधिकार प्रदान करने के समर्थक हैं। ये गलत है। लोकतंत्र में क्या होता है? लोकतंत्र में लोगों को गिना जाता है, तोला नहीं जाता है। कोई 80 किलो का आदमी है और कोई 50 किलो का आदमी, दोनों को कहा जाता है एक। कोई एमए पास है और कोई मैट्रिक फेल है, दोनों को कहा जाता है एक। कोई व्यक्ति बहुत बड़ा बुद्धिजीवी है और कोई व्यक्ति एकदम जाहिल जपाट है, उसको माना जाता है एक लोकतंत्र में। तो लोकतंत्र में क्या होता है ना, लोकतंत्र में अब जैसे मान लो कि 10 पागलों को चुनने कहिएगा तो अपना नेता किसको चुनेंगे? जैसे मान लीजिए पागल खाने में जाएं, आप जाएं और वहां एक नेता चुनना हो, पागलों का नेता, तो पागल लोग किसको चुनेंगे? जो ज्यादा पागलपन करे, जूता सर पर रखते हो,
है ना, और उछलता हो पागल जैसा, तो कहेंगे ये पक्का सरदार हम लोगों का है। तो लोकतंत्र में आप जो राष्ट्रपति चुनते हैं, ज्यादातर लोग जिसके पक्ष में वोट देते हैं वो शासक चुना जाता है, और ज्यादातर लोग बुद्धिजीवी नहीं होते हैं। ज्यादातर लोग जो है बुद्धिजीवी कम होते हैं, बुद्धिजीवी मुट्ठी भर लोग होते हैं किसी भी समाज में, किसी भी देश में। तो जब आप लोकतंत्र में चुनाव कराते हैं भीड़ से, कि भीड़ जिसके पक्ष में, और भीड़ होती है अशिक्षित, भीड़ होती है जल्दबाज, भीड़ होती है स्वार्थी, भीड़ होती है हिंसक, भीड़ होती है एकांगी, भीड़ गोलबंद होती है, तो अपना नेता उसी आधार पर चुन लिया, वो आदमी बन गया शासक। लोकतंत्र में इनका कहना है कि लोकतंत्र में जो भी शासक होते हैं वो समझिए मूर्ख आदमी ही शासन होता है, इसलिए लोकतंत्र को मूर्खों का शासन कहा गया। उदाहरण के लिए भी आइंस्टीन जैसा वैज्ञानिक खड़ा हो जाए प्रधानमंत्री बनने के लिए, बन पाएगा? उसको कोई समझेगा ही नहीं, उसको कोई नहीं समझेगा। तो वही इन्होंने कहा कि लोकतंत्र में व्यक्ति का अधिकार को अस्वीकृत कर दिया गया है, क्योंकि लोकतंत्र में हमने जैसे कहा कि हम बनाना चाहते हैं मिस्टर ए को प्राइम मिनिस्टर, हम, और हमारे साथ कोई नहीं है, हम लोग 10 ही लोग हैं, और उधर 90 लोग हैं जो बी को बनाना चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर, बन गया वो प्राइम मिनिस्टर। मेरी बात तो कोई सुना नहीं ना, अब हमको उसी प्राइम मिनिस्टर को स्वीकार करना है, तो व्यक्ति का अधिकार कहां चला गया? इसलिए लोकतंत्र में नागरिकता अधूरी मानी जाएगी, कुछ लोगों की ही चलती है इसमें, बाकी लोग खामोश रहते हैं। ये समुदायवादियों का विचार था और ये हम लोगों ने देखा। अच्छा, सेल्फ कौन? वही चीज है कि बहुलवादी संस्कृति किसको कहते हैं, लोकतंत्र कहते किसको है? जैसे 100 आदमी है, 100 आदमी है और हमको एक नेता चुनना है, एक आदमी के पक्ष में है 80 लोग और विपक्ष में है 20 लोग। तो लोकतंत्र में यही होता है ना कि जिधर बहुमत है उसका चुनाव हो जाता है, वो नियम बन जाता है, और जो विपक्ष में है फिर उनकी कोई सुनता है? नहीं सुनता है। ठीक है, ये तर्क दिया जाता है कि हम नियम बनाएंगे तो सबके लिए बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे तो हम फिर जात पात भूल जाएंगे, पार्टी उटी भूल जाएंगे, लेकिन कोई ऐसा प्रधानमंत्री हुआ है जो अपनी पार्टी को भूल जाए? सब रैली करते हैं, सब चुनाव प्रचार करते हैं, सब आजीवन बना रहना चाहते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी प्रचार करते थे कांग्रेस पार्टी का, गांव गांव, शहर शहर, इलाका इलाका, चुनाव के समय वो भी जाते थे कांग्रेस की तरफ से, वो बीजेपी की तरफ से प्रचार आज तक नहीं किए। नेहरू जी भी हों तो कहने के लिए भले कोई कह दे कि हम जब पद पर पहुंचेंगे तो हम समदृष्टि वाले हो जाएंगे, परंतु सच्चाई यह है कि मन के किसी न किसी कोने में वो बहुमत का प्रतिनिधि होने के नाते उसमें कुछ ना कुछ ऐसा इनका राय है, हम नहीं करें। आधुनिक बहुलवादी लोकतांत्रिक लोगों की ऐसी मान्यता है कि व्यक्ति का अधिकार वहां सिमट जाता है, कुछ लोगों का अधिकार जो विपक्ष में है। मेरी बात समझे? वही किमलिका एक बहुत बड़ी विचारक हुई थी, तो वही किमलिका ने कहा कि अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार मिलना चाहिए। अल्पसंख्यक यानी जो लोग विपक्ष में है, जो लोग बहुमत में, उनको तो अधिकार मिल ही जाएगा, वो तो चुन ही लिया, लेकिन जो विपक्ष में चले गए उनके अधिकारों की प्रोटेक्शन कौन करेगा? ठीक है, ये अच्छे लोग हैं, अच्छे प्राइम मिनिस्टर और अच्छे मुख्यमंत्री, बात अलग है, लेकिन अगर ऐसा दुर्दांत प्राइम मिनिस्टर मिल गया एडोल्फ हिटलर जैसा, तब एडोल्फ हिटलर छोड़ेगा फिर? किसी यहूदी को छोड़ा? जर्मनी में किसी यहूदी को बचने दिया? वो फिर चुन चुन के सबको मारा, एक एक यहूदी को मारा उसने। किसने? हिटलर ने। चलो, भारत में ऐसी परंपरा नहीं है, लेकिन जहां है वहां तो है। इसलिए इन लोगों ने कहा कि जो अल्पसंख्यक हैं उनके अधिकारों की रक्षा बढ़िया से हो, तब जाकर के नागरिक वो अपने आप को समझेंगे। आइए अब हम लोग देखते हैं स्वशासित होने का अधिकार। स्वशासित होने का अधिकार का मतलब होता है कि हम ही अपना शासक चुने और वो हम पर शासन करे। तो हम अपना शासक चुनेंगे तब ना,
स्वशासित का मतलब क्या हुआ? स्वशासित का मतलब हुआ कि हम अपना सेल्फ गवर्नमेंट राइट्स का मतलब हुआ कि शासक अपना चुनने का अधिकार हमको स्वयं है और वो फिर हम पर शासन करे। और हमने शासक चुना ही नहीं है और वो हम पर शासन कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं ये परतंत्रता है। यही स्वशासन का अधिकार, ये सबको, प्रत्येक नागरिक का अधिकार है स्वशासन का अधिकार। इसलिए लोकतंत्र कभी भी स्वशासन का अधिकार नहीं देता हुआ प्रतीत होता, ऐसा लगता है। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? लोकतंत्र में कभी 100 में 100 एक आदमी को चुनते हैं, 100 में से 10 ही लोग ना चुनते हैं, 20 लोग चुनते हैं, 30 लोग चुनते हैं, बाकी लोग तो आपके विपक्ष में वोट डाले हैं और शासन तो वही करेगा जो जीत गया। तो स्वशासन कहां हुआ? हमारी इच्छा का शासन कहां हुआ? तो इसलिए उनकी भी बात सुनी जानी चाहिए। ऐसा प्रावधान किया जाए शासन में कि हम किसको चाहते हैं, हमारा प्रतिनिधि कौन हो, वो भी वहां बैठे हैं। विपक्ष हो तो विपक्ष भी अल्पसंख्यक बहुमत का ही होता है। विपक्ष का नेता जो विपक्ष में भी, वो भी 100% का नहीं होता, उसको भी तो, उसके अगेंस्ट में भी तो पड़ा होगा ना वोट। वही चीज है। दूसरा, पॉलीएथनिक अधिकार। पॉलीएथनिक मतलब समझ लीजिए, एथनिसिटी का मतलब होता है सांस्कृतिक विविधता। तो एथनिक अधिकार जो हमारा, जैसे मान लीजिए कि हम बिरहोर हैं, या हम मुसलमान हैं, या हम सिख हैं, या पारसी हैं, या ईरानी हैं, ठीक है, तो हमारी एक एथनिसिटी होती है। एथनिसिटी मतलब जैसे हमको पूजा करने का, कपड़ा पहनने का, खाना खाने का, कर्मकांड का, क्रियाकांड का, रीति रिवाज का अपना एक तरीका है। हम पारसी हैं। जैसे हमारे समाज में कोई मर जाएगा, हम पारसी हैं, तो हम डेड बॉडी को खुला मैदान में छोड़ देंगे पशु पक्षियों के खाने के लिए। पारसी लोग तो वही करते हैं, जलाते नहीं, दफनाते नहीं है। वो क्या करते हैं, खुले मैदान में डेड बॉडी को जाके रख देते हैं, चिल गिधाते हैं, उसको खाते हैं नोच नोच करके, हड्डी जो बच जाती है उसको फिर बंद करके दफन करते हैं। ठीक है, तो एथनिक अधिकार मेरा है, परंपरा है। अब आपके अनुसार तो हम नहीं जाके उसको दबाएंगे जमीन में, और ना हम उसको जलाएंगे, ना हम उसको जाकर के गंगा में विसर्जित करेंगे राख को। तो एथनिक अधिकार। तो पॉलीएथनिक में मोनोएथनिक नहीं होना चाहिए। मोनोएथनिक का मतलब होता है एक ही तरीके से, जैसे भारतीय सरकार कहती है कि हम कॉमन सिविल कोड लगाएंगे, माने एक पुरुष को एक ही स्त्री मिलेगी, एक ही विवाह आप कर सकते हो, एक स्त्री एक ही पुरुष के साथ विवाह कर सकती, नियम ऐसा है। तो सरकार अभी कोशिश कर रही कि कॉमन सिविल कोड, समान नागरिक संहिता पूरे देश में लागू होगी। जो नियम हिंदू के लिए वही मुस्लिम के लिए, वही सिख के लिए, वही पारसी के लिए। सरकार उस पर आमादा है। तो ये जो पॉलीएथनिक वाले लोग हैं, वो कहेंगे कि जब हमारे 10 शताब्दियों से और 20 शताब्दियों से हम ये चलते, हमारे कुरान में, हदीस में और शरीयत में लिखा हुआ है कि व्यक्ति अगर वहन कर सके तो वो 4 शादियां कर सकता है। तो पॉली मतलब होता है बहु, एथनिक मतलब सांस्कृतिक। तो बहुसंस्कृतिवादी कहते हैं कि हमारा अपना अधिकार है संस्कृति के हिसाब से। तो दिल्ली में बैठी हुई सरकार, राजधानी में बैठी हुई सरकार एक लाठी से सभी भैंस को ना हाके, मुझे मेरे अनुसार से जीने दे, हमारा समाज जैसे जीता है। तो ये नागरिक को अगर अधिकार प्राप्त है तो नागरिक समझेगा, और अगर ये अधिकार छीना जाता हो तो हमेशा अपने आप को समझेगा कि विदेशी आदमी शासन कर रहा है हमारे, ये हमारा शासक नहीं है। अब देखो इसमें सही क्या है, गलत क्या है, हम बीच में कहीं नहीं है। मेरी आवाज आप लोग सुन रहे हैं, ये मत समझिएगा कि सर की कोई राय है, हम ये बात कर रहे हैं। यहां पर जो लोग तर्क देते हैं पॉलीएथनिक राइट्स, वो है, मैं इसका सिर्फ विश्लेषण कर दे रहा हूं, समझ रहे हैं। अब जैसे सिख धर्म के लोग हेलमेट नहीं पहनते मोटरसाइकिल पर, सिख धर्म के अनुयायी क्या करते हैं, मोटरसाइकिल चलाने में उनको हेलमेट नहीं पहनने की छूट दी गई है, ठीक है। तो जबरदस्ती आप नहीं कर सकते। किसी को हिजाब पहनने का मन है, शिरोवस्त्र जिसको कहते हैं, बुर्का, सिर्फ उसमें आंख के पास छोटा छोटा छेद रहता है, तो आप रोक नहीं सकते। कर्नाटक में अभी देखिए यही विवाद चल रहा है। किसी को मान लीजिए जीसस क्राइस्ट का लॉकेट लटका के चलने का मन है, तो आप उसे भी रोक नहीं सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं ना।
ये इनकी राय है कि पॉलीएथनिक राइट्स हमारे हैं, इसको आप छेड़छाड़ मत कीजिए, तभी हम समझेंगे हम नागरिक हैं। अगर आप प्रतिबंध लगा रहे हैं, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ऐसा नहीं पहन सकते, वैसा नहीं कर सकते, मतलब हम नागरिक अपने आप को तब नहीं मानेंगे और आपको हम अपना सरकार भी मानने को तैयार नहीं। हमको हमेशा लगेगा कि बाहरी आदमी, हम बाहरी देश में और बाहरी आदमी हम पर शासन कर रहा है, हम नागरिक नहीं है, कहने को सिर्फ नागरिक है। प्रतिनिधित्व का अधिकार, नागरिकों को प्रतिनिधित्व का भी अधिकार होना चाहिए। दो तरीके से, एक तो प्रतिनिधि वो बने, जैसे इटली का सोनिया गांधी आई इटली से, तो इटली की नागरिकता छोड़नी पड़ी उनको पहले, तब भारत की नागरिकता मिली। कोई भी आदमी आएगा और यहां प्रतिनिधि नहीं बन सकता क्या? बताइए, तो बांग्लादेश का आदमी भारत का राष्ट्रपति बन सकता है क्या? नहीं बन सकता है। तो पहला तो अधिकार होना चाहिए कि हम प्रतिनिधि बन सकें जनता का, और दूसरा हम प्रतिनिधि अपना चुन सकें। इसलिए वोट डालने का अधिकार सिर्फ नागरिक को दिया जाता है, विदेशियों को नहीं। कोई आदमी अगर भ्रमण करने के लिए अमेरिका से आया है इंडिया, या इलाज कराने के लिए, या पढ़ने के लिए, व्यापार वगैरह चलाने के लिए, या मीटिंग वगैरह में भाग लेने के लिए, या खेल वगैरह देखने के लिए, मनोरंजन वगैरह के लिए, टूरिज्म में, तो उसको हम लोग वोट देने का अधिकार नहीं दे देते, भले वो 10 साल से रह रहा हो वीजा पर। हम लोग उसको वोट देने का अधिकार किसी विदेशी को नहीं देते, तुम वोट डालो, क्योंकि नागरिक को ही प्रतिनिधित्व का अधिकार मिलता है। प्रतिनिधित्व का अधिकार किसको मिलता है? सिर्फ नागरिक को मिलता है और किसी को नहीं मिलता है। और फिर विभेदीकृत नागरिकता क्या है, डिफरेंशियल सिटीजनशिप क्या है, इसे समझेंगे। आप लोगों को मेरी बात बढ़िया से समझ में आ रही है? जो लोग ऑनलाइन मेरी क्लास कर रहे हैं, मेरी आवाज पहुंच रही साफ साफ, मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? हाँ या ना बोलिए तो जल्दी से। चलिए, विभेदीकृत नागरिकता देखिए, तो अभिषेक आवाज वो जो लोग का ठीक ठाक पहुंच रहा है। विभेदीकृत नागरिकता, डिफरेंशिएटेड सिटीजनशिप क्या है? विभेदीकृत नागरिकता ये क्या है? तो विभेदीकृत नागरिकता ये होता है, मेरियन यंग ने इसको विभेदीकृत नाम दिया था। इसमें क्या होता है कि जो हमारे समाज में बहुत प्रकार के लोग रहते हैं, प्रजातियां रहते हैं, लिंग रहते हैं। अब जैसे स्त्रियां हैं, तो उनका बायोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल संरचना ऐसी होती है कि पुरुष और उसमें तुलना नहीं की जा सकती। जैसे एक मकान बन रहा है, 9 तल्ला मकान है, और ईंटा चढ़ाना है उस पर, और मान लीजिए कि एक स्त्री है, मान लीजिए कि उसके गर्भ में बच्चा है, ठीक है, बच्चा जन्म लेगा 1-2 महीने के बाद, इस टाइप से अवस्था में है, और पुरुष भी है। तो पुरुष तो ईंटा उठाएगा और आसानी से चढ़ जाएगा ऊपर 9 तल्ला पर, सीमेंट बालू चढ़ा देगा। वो स्त्री कैसे चढ़ेगी? और जो मुंशी है, जो मालिक है, जो काम करवा रहा है, फोरमैन है, वो तो कहेगा काम करो तो पैसा देंगे, हमको क्या मतलब कि तुम किस अवस्था में हो, क्या हो। और मान लीजिए कोई स्त्री लाचार है, मतलब उसके घर में कोई नहीं है, उसका पति शराबी है, शराब पी करके मर गया या मरने लायक है, काम उसका करना जरूरी, क्योंकि 2 और बच्चे हैं उसके घर में जो इंतजार कर रहे हैं। अब बताइए, अगर वहां विभेदीकृत नागरिकता न रहे, थोड़ा मैं ज्यादा जोर से बोल रहा हूं, नहीं ना, अगर विभेदीकृत नागरिकता न रहे, एक्चुअली भीड़ देखे ना तो थोड़ा एक्साइटेड हो गए, बहुत दिन के बाद, उधर भी बहुत सारे बच्चे हो गए, आप लोग भी बहुत सारे हो गए, तो हम लोग जहां भीड़ देखे, नेता लोग जहां भीड़ देखता है, फिर खींच के उतारना पड़ता है, नेताजी बस कीजिए, अब घर चलिए। समझ रहे हैं? टीचर और नेता एक जैसे हो, तो उनको भीड़ चाहिए। तो मैं कह रहा था, और घर में तो हमारी कोई सुनता नहीं है, आप लोग शांति से सुनते हो। घर में सीधा बोला था, हाँ जानते हैं कितना अकल है, चुजा बैठिए, आपके जैसा बुद्धू आदमी कोई नहीं होगा, और सुनना पड़ता है। तो बात हम कर रहे थे विभेदीकृत नागरिकता की, कि कुछ ऐसे वर्ग हैं, सेक्शंस हैं, जिनको आप अतिरिक्त सुविधा, अतिरिक्त मदद देंगे तभी बात बनेगी। उसको कुछ अतिरिक्त का भी अधिकार है। जो वृद्ध हैं, पागल हैं, अपाहिज हैं, निःशक्त हैं, लाचार हैं, दलित हैं, शोषित हैं, अशिक्षित हैं, सीधे साधे हैं, मंदबुद्धि हैं, दिव्यांग हैं, उनको आप एक साथ नहीं आप दौड़ा सकते रैट रेस में। यू अंडरस्टैंड? तो ये भी नागरिकता के अंतर्गत आता है। दूसरी बात,
प्रजाति, लिंग इत्यादि के आधार पर भी नागरिकता प्रदान की जाएगी इसमें, और अधिकार भी उसी प्रकार से दिए जाएंगे। सब अधिकार सबको नहीं दिया जाएगा, सब अधिकार सबको नहीं दिया जाएगा। जैसे हमारे देश में नागरिक तो बच्चे भी हैं और बूढ़े भी हैं, लेकिन वोट देने का अधिकार हम देते हैं 18 साल के बाद, शादी करने का अधिकार देते हैं 21 साल के बाद, है ना। लड़की की शादी अब तभी कर सकती है जब 21 साल की हो जाए, और लड़का शादी तभी करेगा जब वो 23 साल का कि 24 साल। उसको भी 24 करने का विचार की लड़के 21 साल तक बच्चे ही रहते हैं। जो हो, अभी हम उसमें नहीं उलझेंगे। तो वहां अगर लड़की और लड़का, लड़का कहेगा कि लड़की लोग को आप 21 साल में ही शादी के योग्य उसको अधिकार दिए, विभेद भेदभाव हो रहा है कि हमको भी 21 साल में ऑर्डर दीजिए, हम भी भाग के करेंगे दूसरे जात में शादी, लव मैरिज, तो वो अधिकार तो नहीं देगी। तो सरकार के पास भी कुछ बाध्यता होती है कि लिंग देखा जाता है, प्रजाति देखी जाती है। अब जैसे एक प्रजाति है, मान लीजिए आदिवासी समाज में होता है युवा गिरह। युवा गिरह में क्या है, शादी के पहले ही लड़के लड़कियों को, पूरे गांव के लड़के लड़के एक घर में रहने दिए। हमको पूरी जानकारी नहीं है, माफ कीजिए अगर हम गलत बोल रहे हो। तो कुछ ऐसा धुंधला धुंधला सा आइडिया है कि उनको छोड़ दिया जाता है खुला उन्मुक्त समाज में, तुम लोग रहो 1-2 साल या 6 महीना, और तुम लोग देखो कि कौन लड़की हमारे लिए ठीक रहेगी, कौन नहीं रहेगा। अब उसको हम लोग गलत परंपरा, दूसरे प्रजाति वाले लोग दूसरे वाले मानेंगे, मान सकते हैं, लेकिन सरकार उसको बंद नहीं कर सकती है, क्योंकि परंपरा चली आ रही है। उसका वैज्ञानिक कारण भी है। कहां उनमें डिवोर्स होता है, तलाक होता है, क्योंकि जो 2-3 साल साथ में रह रही है तो अच्छी तरह से ठोक बजा के परख करके देख लेते हैं, हाँ भाई लड़की का लड़का का स्वभाव मेरे लायक है, अपना जीवन साथी चुनते हैं। तो यही है विभेदीकृत नागरिकता। मेरी बात समझ गए आप लोग? जहां लिंग और प्रजाति वगैरह के आधार पर अलग अलग अधिकार और अलग अलग प्रकार की नागरिकता दी जाती। दूसरी बात, जो डायस्पोरा वगैरह लोग हैं, जिनके दादा दादी भारत में पैदा हुए लेकिन वो अमेरिका 2:30 बजे, जिनके दादा दादी यहीं पर पैदा हुए थे वो चले गए कनाडा या किसी और देश में काम करने, तो उनको डायरेक्ट नागरिकता तो सरकार नहीं देती है, लेकिन कूटनीतिक तरीके से, पार्षदीय तरीके से, अप्रत्यक्ष तरीके से उनको भी नागरिकता प्रदान करने के लिए डायस्पोरा को भी सरकार ने खोला है रास्ता। तो उनके साथ दूसरे प्रकार की नागरिकता उनको मिलेगी। जो एनआरआई लोग हैं उनको तो वही नागरिकता नहीं ना मिलेगी जो हम लोग को मिली हुई है। एक रह रहा है यहां 100 और एक नहीं रह रहा है 100, फर्क तो पड़ेगा। फिर नारीवादी विचार आ गया। नारीवादियों का कहना है कि परिवार में महिलाओं के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार होता है, कि लड़की को कम पढ़ाया जाता है, कम कपड़े दिए जाते हैं, कम इलाज कराया जाता है बीमार पड़ने पर। लड़का जब बीमार पड़ता है तो दिल्ली और पटना एक कर दिया जाता है, पढ़ने के लिए डालमिया नगर और फलाना नगर तक भेजा जाता है। खाने में भी पहले लड़का खाता है भरपेट और पुरुष खाते हैं, तब बचता है तो स्त्रियां खाती हैं। तो ये नारीवादी लोग जो हैं इसके खिलाफ हैं। वो कहते हैं भेदभाव वाली जो स्थिति है इसको हटाना पड़ेगा और समानता का विचार लाना पड़ेगा, अन्यथा नागरिकता का कोई मतलब। स्त्रियां कभी भी नागरिक नहीं समझती हैं अपने आप को, चाहे वो किसी भी धर्म की स्त्री हो, किसी भी अमीर घर की लड़की हो या गरीब घर की स्त्री हो, उसको कभी एहसास नहीं होता है कि ये मेरा अपना देश है, क्योंकि उसको गुलाम जैसा ही अभी तक, हाल फिलहाल तक। अब धीरे धीरे समाज में जागरूकता, अब जैसे अभी बहनें आ रही हैं पढ़ने के लिए, लेकिन आज से 30 साल पहले क्लासरूम में कभी कोई मुश्किल से एक आध लड़की दिखती थी। अब ये गन्ना उल्टा हो रहा है, आने वाले 30 साल के बाद शायद एक आध लड़का कोई दिख जाए। समझ रहे हैं ना, ये चीज है। नारीवादी विचार समझ गए, भेदभावपूर्ण है, इसलिए परिवार में समानता के बिना नागरिकता प्रभाव। ऐसे भी महिला को कहां वोट देना है वो पुरुष डिसाइड करता है। नागरिक महिला को कहां वोट देना है ये कौन डिसाइड करता है? पुरुष डिसाइड करता है, जो कि गलत है। कुछ कुछ तो होता ही है। डायरेक्ट पुरुष बोलता है तुम क्या जानने गई, हमारा बात सुनो ना। चूंकि पैसा लेके आया है किसी से, एकदम 100 वोट हमारा तरफ से पक्का, 4 घर एकदम हमारा पक्का, आप रखिएगा, दीजिए 5,000 रुपया, तो सबको उसी तरह से मोल्ड करता है। हालांकि स्त्रियां विरोध करती हैं कि ठीक है आप पैसा लिया तो आप समझिए, पैसा ला के हमारे हाथ में थोड़ी दिया, उधर खा पी के आए।
और वैश्विक नागरिकता, ये हम लोग लास्ट कर देते हैं यहाँ पर। वैश्विक नागरिकता का मतलब हुआ हम लोग सिर्फ भारत के या पाकिस्तान के या बांग्लादेश के ही नागरिक नहीं है, हम लोग इस पृथ्वी के भी नागरिक हैं, इस विश्व के नागरिक हैं। वह भी एक नागरिकता होनी चाहिए। आधुनिक युग में, भूमंडलीकरण के दौर में, निजीकरण के दौर में, वैश्वीकरण के दौर में एक वैश्विक नागरिकता की अवधारणा का विकास होना चाहिए और वैश्विक अधिकार हम लोगों को मिलने चाहिए। और पूरी निष्ठा के साथ बहुराष्ट्रीय संगठन वगैरह के साथ जुड़ना चाहिए, जैसे यूनिसेफ हो गया, यूएनओ हो गया, नेफ्टा हो गया, मतलब आई में कहने का मतलब जैसे सार्क हो गया, बिम्स्टेक हो गया, ये सब जो भी वैश्विक संगठन है उसके प्रति हम लोगों के मन में आदर होना चाहिए, दायित्व पूरे करने चाहिए। और अब देशों की सरकारों से काम नहीं चलेगा, अब वैश्विक सरकारों की जरूरत आ पड़ी है। वैश्विक संसद होनी चाहिए, उसके लिए भी वोट देने की परंपरा होनी चाहिए, उसके लिए भी उच्चतम राष्ट्रपति होना चाहिए। तो यही वैश्विक नागरिकता की अवधारणा। आज हम लोग नागरिकता पर चर्चा कर रहे थे, इसको आप लोग रिवाइज कीजिएगा। इससे ज्यादा क्वेश्चन बन ही नहीं रहा था, इसमें कुछ किताब उताब का नाम उस तरह से है नहीं, ज्यादा 2-3 है, वो आप लोग देख लीजिएगा। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आइडियोलॉजी, विचारधारा। 3-4 और इसमें सिद्धांत हैं, जैसे विचारधारा हो गया, उदारवाद हो गया, मार्क्सवाद, अनुदारवाद, नारीवाद, समाजवाद, यही 5-6 टॉपिक्स इसमें और हैं। सिद्धांत में आपको पढ़ना है सिलेबस में, ठीक है। हाँ, नारीवादी सब उसी में चलाएगा।